गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके जो सिलेबस में मेंशन है उसमें दोनों दे रखे हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स को तो हमने डिटेल में पढ़ा है। जो जितने भी प्रकार के रेगुलेशन होते हैं प्रोकैरियोट्स में, चाहे वो एंटी टर्मिनेशन हो, चाहे एटीन्यूएशन हो, कैटाबोलाइट रिप्रेशन हो, लैक्टोपेरॉन हो या ट्रिप्टोफेनापेरॉन हो, हमने सब चीज़ें डिटेल में पढ़ी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। ये हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट है। हम इसको संक्षिप्त में ही समझने की कोशिश करेंगे और जो जो पोर्शन इम्पॉर्टेंट है इसका वो ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि प्रोकैरियोटिक जीन और यूकैरियोटिक जीन, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो आप मुझे आशा है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से किस प्रकार से अलग होता है। तो पहली चीज़ हम देखेंगे, जीनोम ऑफ यूकैरियोट इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। मतलब यूकैरियोट्स का जो जीनोम होता है वो प्रोकैरियोट्स के कंपेयर में बहुत बड़ा विशाल होता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो इसमें 23 पेयर्स ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और लगभग इसकी जो साइज़ होती है वो 10⁹ बेस पेयर के अप्रॉक्सीमेटली होती है। देन है देयर इज़ द ग्रेट डील ऑफ रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी क्या होती है? रिपीटेशन। क्योंकि इसमें इतना बड़ा जीनोम है तो इसमें बहुत सारी रिपीटेड सीक्वेंस पाई जाती है, किसमें? यूकैरियोट्स में। Proteins like the repressor proteins influence gene expression at the DNA level as the are synthesized outside the nucleus and cannot get into the nucleus through the nuclear membrane। जैसे हमने यूकैरियोट्स में पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रिप्रेसर प्रोटीन इजीली इसको रिप्रेस कर देते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में आप जो अगर आपने जीन एक्सप्रेशन पढ़ा है तो आप जानते हैं कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में अंदर। तो ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनते हैं। ये प्रोटीन फिर वापस अगर इनको मान लो रिप्रेसर प्रोटीन की आवश्यकता है तो ये प्रोटीन पुनः फिर जाएंगे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और वहाँ जाके फिर वो डीएनए को रिप्रेस करेंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में रिप्रेसर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप अंतर समझ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्प्लाइसिंग पाई जाती है यूकैरियोट जीन में, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। इनका जीनोम इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स में विभाजित होता है, जो भी नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स के अंदर। इनका जो आरएनए होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये पॉलीसिस्टोनिक होता है। ये सब हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बात हुई यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की। रेगुलेशन की बात करें तो जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे जीनों के एक्सप्रेशन में, अभिव्यक्ति में, उतने ज़्यादा रेगुलेशन के पॉइंट्स होंगे। तो पहला हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्रोमोसोम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे हिस्टोन्स, प्रोटीन्स और उसके ऊपर फिर डीएनए का रैप होना, ये सब चीज़ें प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। क्रोमोसोम की असेंबली कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोट्स के अंदर। तो इस प्रकार से अगर इनकी क्रोमोसोम के आधार पर ही हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। देन ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, ये दोनों में पाया जाता है। देन आरएनए प्रोसेसिंग, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है। आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब होता है इसकी स्प्लाइसिंग, 5 प्राइम कैपिंग, पॉलीएडेनाइलेशन, ये तीनों आते हैं आरएनए प्रोसेसिंग में। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आरएनए स्टेबिलिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जैसे ही मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए का तुरंत उसी स्थान पर ट्रांसलेशन या अनुवादन प्रारंभ हो जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे डीएनए से आरएनए बना। जिसका हम एग्जांपल एटीन्यूएशन जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए भी बन रहा है, आरएनए से फिर प्रोटीन भी बन रहा है। लेकिन क्योंकि यूकैरियोट्स में वह आरएनए कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? वह आरएनए ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे कि उसका क्या होता है? अनुवादन होता है। तो यहाँ पे जो आरएनए बना है इसकी स्टेबिलिटी भी जो वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब वो डिग्रेड हो सकता है बीच में, क्या पता जीनों की अभिव्यक्ति हो गई, डीएनए से आरएनए बन गया, परंतु वो आरएनए से प्रोटीन बनता है इससे पहले ही वो आरएनए डिग्रेड हो गया। तो ये है आरएनए स्टेबिलिटी, जो कि यूकैरियोट्स में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ट्रांसलेशन मतलब डीएनए आरएनए से प्रोटीन का बनना, यह दोनों में पाया जाता है। देन उसके बाद में और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटीन एक्टिविटी।
प्रोटीन बनने के बाद में भी जब प्रोटीन को काम करने लायक जब प्रोटीन बनता है तो इसकी कई प्रकार से फोल्डिंग अनफोल्डिंग होनी पड़ती है, और इस पर कई चीज़ों का एसिटाइलेशन या सल्फाइड बॉन्ड्स, ग्लाइकोसाइलेशन, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है एक एक्टिव प्रोटीन के निर्माण में। तो इस प्रकार से एक्टिव प्रोटीन बनाने के लिए जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग चीज़ होती है उस आधार पर भी हम जीनों की जो इसका जीन रेगुलेशन की को रेगुलेट कर सकते हैं, जीनों के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताई है, ये 6 पॉइंट्स है डिफरेंट प्रकार के लेवल्स जहाँ पे हम जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। कहाँ किसका? यूकैरियोट्स का, या जिन स्टेप्स पे जीनों का रेगुलेशन होता है यूकैरियोट्स में। तो ये 6 स्टेप्स है टोटल। अगर हम डायग्राम द्वारा समझें तो यहाँ पे जैसे पहला स्टेप जो होता है क्रोमोसोम वाला, वो नहीं बताया गया कि क्रोमोसोम स्वयं हम देखते हैं, आगे बताऊंगी मैं आपको हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, इसके आधार पर क्रोमोसोम किस प्रकार का है तो वहाँ पे रेगुलेट होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, देन आरएनए प्रोसेसिंग जिसको हम कहते हैं, आप देखा कि आपने कि डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से इंट्रॉन का रिमूवल हुआ, जो आपको येलो कलर का पोर्ट दिख रहा है, पोर्शन दिख रहा है, वो इंट्रॉन है। फिर इसमें 5 प्राइम कैपिंग और पॉलीएडिनेशन हुआ, आप देख रहे हैं कि रेड कलर के 2 पोर्शन जुड़ गए हैं, एक ऑरेंज और रेड, तो वो हो गई कैपिंग और एडिनाइलेशन। जिसके बाद में ये आरएनए कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, ये आरएनए आया साइटोप्लाज्म में, देख रहे हैं आप तीर का निशान, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोसोल में आ गया, जहाँ पे इससे प्रोटीन का निर्माण हुआ। ये विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड दिख रहे हैं आपको, जो कि अलग अलग कलर्स के गोले दिखाई दे रहे हैं, और ये अमीनो एसिड बाद में फोल्डिंग होकर इनका मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। तो ये 5 पॉइंट तो ये, और छठा पॉइंट है क्रोमोसोम लेवल पर। और इनके अलावा एक और कंट्रोल होता है एनवायरमेंटल कंट्रोल, वो भी हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो मुख्य रूप से ये 6 कंट्रोल के पॉइंट हमने पढ़े। जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो होगा, हमने 6 स्टेजेस पढ़ी है, लेकिन हम उसमें से केवल वही पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे एक पहली स्टेप जो थी क्रोमोसोम एसेसिबिलिटी वाली, वो था जीनोमिक लेवल पे कंट्रोल। जीनोमिक लेवल पे कंट्रोल मतलब अभी इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, लेकिन उसी पे वो क्रोमोसोम या जीनोम कैसा है वह स्वयं निर्धारित करेगा कि मेरे जीन की अभिव्यक्ति होगी या नहीं होगी, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार हम बता सकते हैं, उसको हम कहते हैं जीनोमिक लेवल। दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल मतलब हम जानते हैं अनुलेखन, डीएनए से आरएनए का बढ़ना। देन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जिसमें हम आरएनए प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद में पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, जब प्रोटीन बन चुका है तो प्रोटीन की फोल्डिंग अनफोल्डिंग किस प्रकार से होगी। तो ये 4 पॉइंट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है जीनोमिक लेवल। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 2 चीज़ों को, पहला है यूक्रोमेटिन और दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब होता है कि डेंसली प्लेस्ड डीएनए की पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, बिल्कुल पास पास में आप देख रहे हैं डीएनए पैक्ड है, तो इसको जो हिस्टोन के ऊपर रैप्ड है तो इसको कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन की विशेषता ये होती है कि अगर आप जानते हैं कि जब डीएनए इतना टाइटली पैक्ड है तो इस पर किस प्रकार से इसका अनुलेखन या अनुवादन हो पाएगा। अनुलेखन अनुवादन के लिए डीएनए को लूजली पैक्ड होना है, मतलब बिल्कुल खुला खुला होना बहुत आवश्यक होता है। तो यदि इतना ज़्यादा ये बाउंड रहेगा, इतना ज़्यादा ये क्लोजली अरेंज रहेगा, तो इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो दिमाग में आप याद रख लीजिए, हेटेरोक्रोमेटिन एक्सप्रेस नहीं होता, जबकि यूक्रोमेटिन, जिसमें कि क्रोमोसोम आप डीएनए को देख रहे हैं बहुत लूजली अरेंज, धागा बिल्कुल लूज हो चुका है, इसका एक्सप्रेशन बहुत एक्टिव एक्सप्रेशन होता है। तो एक्टिव पार्ट कौन सा होता है डीएनए का? यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। इतना आप समझ चुके हैं। तो इस अगर यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन निर्धारित करते हैं कि जीनों की अभिव्यक्ति होगी या नहीं होगी, तो हम यूक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन के निर्माण के द्वारा जीनों के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं, या फिर स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं। जो स्विच ऑफ स्विच ऑन क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पे बताया गया है कि यूक्रोमेटिन इज द लूजली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम, वाइल हेटेरोक्रोमेटिन इज द टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात ये स्टेनिंग, यूक्रोमेटिन इज लाइटली स्टेन, मतलब ये हल्के रंग से स्टेन होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक हेटेरोक्रोमेटिन होता है इट इज़ डार्कली स्टेन, ये गहरे रंग से स्टेन होता है। कब वो स्टेन होगा? इंटरफेस में, क्योंकि इंटरफेस में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लूजली जो बाउंड होता है डीएनए, या खुला खुला जो बोलते हैं हम डीएनए स्ट्रैंड पाए जाते हैं, वो इंटरफेस अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें किस प्रकार से हम यूक्रोमेटिन को हेटेरोक्रोमेटिन में या हेटेरोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ है एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन।
एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जिसे हम हैट कहते हैं। ये क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है हिस्टोन के ऊपर। हिस्टोन आप जानते हैं क्या, और प्रोटीन्स होते हैं जिन पे डीएनए रैप होता है। इसकी वजह से हिस्टोन की क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है, और क्योंकि आप जानते हैं डीएनए एसिड है और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेस है। यदि बेस की बेसिक प्रॉपर्टी रिड्यूस होगी या उसकी शारीरिक क्षमता रिड्यूस होगी तो क्या होगा, डीएनए के साथ उसकी जो बाउंडिंग होगी वह लूज़ हो जाएगी। जैसे ही वह लूज़ होगी तो हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन की वजह से क्या होता है, यूक्रोमेटिन का निर्माण होता है। देन इसका उल्टा यदि होगा डीएसिटाइलेशन, तो इसका उल्टा हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन का निर्माण होगा। नेक्स्ट है मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। मिथाइलेशन ऑफ डीएनए की वजह से हेटेरोक्रोमेटिन का निर्माण होता है। देखिए दोनों में अंतर है, एसिटाइलेशन की वजह से क्या होता है, यूक्रोमेटिन बनता है, जबकि मिथाइलेशन की वजह से क्या बनता है, हेटेरोक्रोमेटिन बनता है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, जो कि है बार बॉडी। बार बॉडी का मतलब होता है कि जैसे हमारे अगर ह्यूमंस की बात करें तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं XX, और मेल में पाए जाते हैं XY। फीमेल में जो एक्स्ट्रा X पाया जाता है वो पाया जाता है बार बॉडी के फॉर्म में, मतलब उसमें जो डीएनए होता है उसका मिथाइलेशन होता है, तो वो जो क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिव होता है, एक्स्ट्रा X वाला। तो इस प्रकार से किसी भी अगर आपको पता लगाना है किसी सजीव में कितनी बार बॉडी है, तो आप क्या करोगे, टोटल जितने भी एक्स क्रोमोसोम है उसका -1 कर दोगे। जैसे अगर किसी के अंदर XXX है, हम बोलते हैं सुपर फीमेल जैसे बोलते हैं, XXX XXX, तो यहाँ पे किसमें कितनी बार बॉडी होगी, तो इसमें टोटल है 3, 3 - 1 = 2 बार बॉडी। अगर XX है तो कितनी बार बॉडी हो जाएगी, 2 - 1 = 1 बार बॉडी। अगर हम मेल की बात करें XY, इसमें कितनी बार बॉडी हो जाएगी, XY, तो इसमें एक ही X है, 1 - 1 = 0 बार बॉडी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसका, कंपटीशन एग्जाम का, इसको आपको ध्यान रखना है। ये हुआ बार बॉडी। इसके बाद ये पहला लेवल हो गया जीनोमिक लेवल, केवल आपको बताना है कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल को हमने जैसे आपको ध्यान होगा प्रोकैरियोट में हमने पढ़ा था कि जीनों की अभिव्यक्ति का मेन जो कंट्रोल होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, जहाँ पे कोई रिप्रेसर प्रोटीन बाउंड होकर उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, या फिर कोई एक्टिवेटर आके बाउंड करके उसकी ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है। तो सेम यहाँ पे भी जो ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल है इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रमोटर, दूसरा है एनहेंसर और तीसरा है साइलेंसर। प्रमोटर हम जानते हैं, प्रमोटर वह स्थान होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाउंड करता है। प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर एक ही प्रकार का मिलता था जिसको हम बेसल प्रमोटर कहते हैं, लेकिन यूकैरियोट में यहाँ पे बेसल प्रमोटर के साथ साथ में कुछ अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसको हम मतलब एक प्रमोटर के अतिरिक्त और भी प्रमोटर्स पाए जाते हैं जो कि जीनों की अभिव्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। एनहेंसर, इसका नाम बता रहा है एनहेंसर, मतलब बढ़ाने वाले। तो कुछ ऐसी ये चीज़ें होगी जो कि ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएगी, एंड साइलेंसर्स आर जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकेंगे। तो इसको हम तीनों को देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रमोटर की। हम जानते हैं जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, प्रमोटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेसल प्रमोटर, जैसे टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में आप देख रहे हैं -30। देखिए बीच में जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है वो +1 से, वहाँ से हम +1 काउंट करते हैं। तो इससे लेफ्ट साइड वाले सब माइनस होंगे और उसके राइट साइड वाले सब क्या होंगे, प्लस होंगे। तो -30 मतलब इसके लेफ्ट साइड में 30 बेस पेयर पे स्थित है क्या, टाटा बॉक्स। ये है बेसल प्रमोटर। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रमोटर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, जैसे कि GC बॉक्स जो पाया जाता है -110 पर, काफ़ी दूर पाया जाता है। देन CAT बॉक्स जो कि पाया जाता है -70 पर। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हो कि इसमें यदि बेसल प्रमोटर तो काम करेगा नॉर्मली, लेकिन अपस्ट्रीम प्रमोटर्स भी पे यदि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो उसकी क्षमता कुछ अलग होगी, बेसल प्रमोटर के अतिरिक्त उसमें एक्टिविटी अधिक होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 प्रकार के प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। यूकैरियोटिक प्रमोटर वापस हम पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स, वन कोर प्रमोटर हम जानते हैं, देन अपस्ट्रीम प्रमोटर। कोर प्रमोटर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टाटा बॉक्स, ये भी हमें पता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द कोर प्रमोटर, बट अपस्ट्रीम एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। सामान्यतः ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो तो होगा किसके द्वारा, कोर प्रमोटर के द्वारा, एक जो नॉर्मल जो बोलते हैं अपन। लेकिन
जो अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट्स है वो डिसाइड करेंगे, रेगुलेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाना है या घटाना है, जो भी करना है। नेक्स्ट है एनहेंसर्स। ये पहली बात तो एनहेंसर और साइलेंसर नाम की जो वर्ड है ये आपने कभी भी प्रोकैरियोट्स में नहीं पढ़े थे, ये सिर्फ आपने यूकैरियोट्स में पढ़े हैं। तो इन सम यूकैरियोटिक जीन देयर आर रीजन्स दैट हेल्प इंक्रीज और एनहेंस ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक जीन में कुछ रीजन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एनहेंसर्स, जिनका काम होता है जीनों की अभिव्यक्ति को इंक्रीज करना। एनहेंसर्स जो होते हैं बेसिकली है क्या, डीएनए सीक्वेंस ही है। द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली बट एक्सेप्ट दीज देयर आर सम ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स विच बाइंड टू द एनहेंसर साइट। ये हम डायग्राम द्वारा समझेंगे कि सामान्यतः यदि आपने यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है तो आपने देखा है कि उसमें आरएनए पॉलीमरेज आके बाउंड करता है, उससे पहले कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाउंड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि एनहेंसर सीक्वेंस से बाउंड करते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, आपने देखा था पॉजिटिव रेगुलेशन में, तो हमने कहा था कि एक एक्टिवेटर था जिसको हम कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कह रहे थे, कैप प्रोटीन, जो कि आके बाउंड हो रहा था कहाँ पर, ऑपरेटर पे, और उसको इंक्रीज़ कर रहा था जीनों की अभिव्यक्ति को। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, एनहेंसर खुद क्या है, एनहेंसर होती है डीएनए की सीक्वेंस। इस पे बाउंड कौन करते हैं, एक्टिवेटर प्रोटीन। जैसे एक्टिवेटर प्रोटीन बाउंड करते हैं, ये क्या करते हैं, जीनों की अभिव्यक्ति को इंक्रीज़ कर लेते हैं। कैसे, ये हम डायग्राम से समझते हैं। ये आप देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एनहेंसर प्रमोटर के बिल्कुल पास में व्यवस्थित नहीं होते, ये कहीं दूर जीनोम में पाए जाते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, एनहेंसर कभी भी ओरिएंटेशन स्पेसिफिक नहीं होती। ओरिएंटेशन मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम भी काम करेंगे और 3 प्राइम से 5 प्राइम भी काम करेंगे, तो इनका ऐसा कुछ नहीं है कि इस ओरिएंटेशन में ही ये काम करेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एनहेंसर की। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनहेंसर पर कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड करते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही एनहेंसर पे जो कि ऑरेंज कलर का है उस पर कुछ एक्टिवेटर जो कि ब्लू कलर के हैं आके बाउंड हुए, तो एनहेंसर ने क्या किया, एनहेंसर और एक्टिवेटर का जो कॉम्प्लेक्स बना, इसने आके जो प्रमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज आके बाउंड हुआ है उसके साथ में अटैच हो गए। जैसे ही ये एनहेंसर एक्टिवेटर का जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ अटैच हुआ, इन्होंने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज की स्पीड बढ़ा दी और जीनों की अभिव्यक्ति को बढ़ा दिया। एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन बढ़ गया। तो सिंपल सी फॉर्म में बताया मैंने आपको, क्या हुआ, एनहेंसर पर एक्टिवेटर बाउंड हुआ है, एक्टिवेटर के बाउंड होने की वजह से ये एनहेंसर एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स आके कहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया प्रमोटर पे जो कि आरएनए पॉलीमरेज था उससे जुड़ गया। आरएनए पॉलीमरेज में आपने पढ़ा होगा यदि, तो उसमें देखा होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं। और जैसे ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, जीनों की अभिव्यक्ति पूरी रेगुलेट होगी और जीनों की अभिव्यक्ति इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है साइलेंसर। इसका काम जो होता है वो एनहेंसर से उल्टा होता है। साइलेंसर में क्या होगा, ये ऐसे डीएनए की सीक्वेंस होती है जो कि क्या करते हैं, जिस पे रिप्रेसर प्रोटीन आके बाउंड करते हैं। देखिए, एनहेंसर पे कौन बाउंड करेगा, एक्टिवेटर प्रोटीन बढ़ाने के लिए। इस पे साइलेंसर पे कौन बाउंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। ये भी ऐसे होते हैं एनहेंसर के समान कि इसमें इसकी पोजीशन या ओरिएंटेशन का, पोजीशन मतलब ये कहीं पे भी पाए जा सकते हैं जीनोम में, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रमोटर के पास पाए जाएंगे। और दूसरा है ओरिएंटेशन का भी इसमें कोई नहीं है कि ये दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। अब देखिए, साइलेंसर में भी वैसे ही काम हो रहा है। साइलेंसर पे जैसे ही कोई रिप्रेसर प्रोटीन आके बाउंड हुआ तो ये साइलेंसर रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स आके, कई बार इसमें को रिप्रेसर भी, हम जानते हैं कि रिप्रेसर को एक्टिव करने के लिए को रिप्रेसर की आवश्यकता होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स आके बाउंड होता है कहाँ पे, कोर प्रमोटर पे, और ये कोर प्रमोटर की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है या जीनों की अभिव्यक्ति को डिक्रीज़ करता है। तो इस प्रकार से एनहेंसर, साइलेंसर और प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम जानते हैं कि 5 प्राइम कैपिंग होती है, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन होता है, देन स्प्लाइसिंग होती है। इसके अंदर हम एक ही चीज़ पढ़ेंगे जो कि होगी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, अगर आप जानते हैं तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है सेंस स्ट्रैंड और एक होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड वह स्ट्रैंड होता है जिसकी एग्जैक्ट कॉपी क्या होती है, आरएनए होती है। आरएनए का आप जानते हैं आरएनए किससे बनता है, डीएनए से बनता है। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड की एग्जैक्ट कॉपी आरएनए होती है। केवल अंतर कहाँ होता है, हम जानते हैं कि जहाँ पे थायमिन होना चाहिए आरएनए में वहाँ पे यूरासिल होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है किसका, सेंस स्ट्रैंड और आरएनए का। अब उस सेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री हम जानते हैं कि एक एंटी सेंस डीएनए पाया जाता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है।
ये इसी की वजह से टर्म आया है एंटीसेंस। तो एंटीसेंस जो स्ट्रैंड होता है वो किस प्रकार से जीनों की अभिव्यक्ति को कंट्रोल करता है वो हम थोड़ा समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि डीएनए का एक सेंस स्ट्रैंड है और दूसरा एंटीसेंस स्ट्रैंड है। एंटीसेंस स्ट्रैंड पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और इसके एंटीसेंस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का निर्माण होता है। जैसे अगर एंटीसेंस स्ट्रैंड में ए है तो आरएनए में क्या होगा, टी होगा। इस प्रकार से टी नहीं सॉरी यू होगा क्योंकि यूरासिल होता है हम जानते हैं। तो इस प्रकार से जो नया आरएनए बना है एमआरएनए ये एग्जैक्ट कॉपी होगा किसका, सेंस स्ट्रैंड का। तो ये तो बात हुई इसकी। अब यहाँ पे है सेंस स्ट्रैंड है सेम बेस सीक्वेंस, बताया था मैंने आपको। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एड्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड टू द शुगर फॉस्फेट, ये भी हम जानते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे आरएनए का निर्माण होता है। अब यह है कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार से जीनों की अभिव्यक्ति को रेगुलेट करता है। डीएनए के सेंस स्ट्रैंड से क्या बना, हम एंटीसेंस स्ट्रैंड का यदि हमने एमआरएनए बना दिया, जैसे नॉर्मली जो आरएनए बनता है वो क्या होता है सेंस स्ट्रैंड की कॉपी होती है। लेकिन अगर एंटीसेंस स्ट्रैंड हमने पहले एमआरएनए बना और जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है उसका एमआरएनए बन के इससे अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आरएनए का हाइब्रिड बन गया। समझ रहे हैं आप। सामान्यतया दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक ही स्ट्रैंड का क्या बनता है, आरएनए बनता है। ओके, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या पाया जाता है, कई बार एंटीसेंस आरएनए बन जाता है। एंटीसेंस मतलब ऐसा आरएनए जो कि एंटीसेंस स्ट्रैंड से बना है। एंटीसेंस मतलब जिसका कोई सेंस नहीं, जिसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो उसका आरएनए बन जाता है। ये आरएनए आके सेंस स्ट्रैंड के आरएनए से जुड़ जाता है। जैसे ही आरएनए हाइब्रिड बनता है तो एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है आरएनएज एच। इस एच का मतलब है हाइब्रिड। इसका काम क्या होता है कि जहाँ पे भी आरएनए का हाइब्रिड बन गया उस स्ट्रैंड को जाके तोड़ देना। तो यहाँ पे जैसे ही एंटीसेंस स्ट्रैंड जुड़ता है आरएनए इसमें सेंस आरएनए से, तो आरएनएज एच आके इसको ब्रेक डाउन कर देता है और आगे फिर इस एमआरएनए का प्रोटीन में निर्माण नहीं होता। देखो इस डायग्राम में समझाया गया है, बहुत सिंपली फॉर्म में बताया गया है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन यदि इस आरएनए पर एक एंटीसेंस आरएनए आके जुड़ गया तो इस आरएनए की अभिव्यक्ति नहीं होगी आगे और इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण आप देख रहे हैं नहीं होगा। तो ये हुआ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी जो कि हम जिसके द्वारा हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर यूकैरियोट्स में जीनों की अभिव्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सिंपली फॉर्म में बताया गया आपको। लास्ट हम एक बार पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन के द्वारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। जैसे ही प्रोटीन बना, प्रोटीन कैन अंडरगो अ वैरायटी ऑफ मॉडिफिकेशंस। जैसे उसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, प्रोटीन आप जानते हैं क्या। सबसे पहले ट्रांसलेशन के द्वारा एमिनो एसिड की चेन बनती है। ये एमिनो एसिड की चेन सबसे पहले फोल्डिंग होती है इसके अंदर विभिन्न प्रकार से। इनका ग्लाइकोसाइलेशन होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है। तो इन विभिन्न विधियों के द्वारा उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डायग्राम आप समझ सकते हैं कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बना, आरएनए के ट्रांसलेशन से क्या बना, एमिनो एसिड की चेन बनी। इस एमिनो एसिड चेन की विभिन्न प्रकार से फोल्डिंग हुई और जिससे कि प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो ये फोल्डिंग हमने पढ़ी थी कि फोल्डिंग के अलावा ग्लाइकोसाइलेशन, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड एसिटाइलेशन, और भी इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 5 चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार से हमने चारों लेवल डिटेल में पढ़े हैं किसके, यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के। इसके अतिरिक्त अगर आप पढ़ना चाहें तो आप साथ में एनवायरमेंटल लेवल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। धन्यवाद।